my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। This is सलोनी पांडे, your psychology educator, और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्लास 12th साइकोलॉजी मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड पेपर नंबर 10 को सॉल्व। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप 95% प्लस स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, इवन 100% स्कोर करें। तो इसी के लिए मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी के लिए। अब तक हमने 9 पेपर्स को सॉल्व कर लिया है और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 10 को सॉल्व। सो ये जो पेपर्स हैं वो सेम आपके सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के ही बेसिस पर बने हुए हैं और उसी के पैटर्न पर हमने इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को बनाया है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पूरे सिलेबस में से उन सबको हमने यहाँ पर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर नंबर 10 को सॉल्व करना बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। फटाफट से सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं और फिर सभी सेक्शंस को आंसर करना स्टार्ट करते हैं। आई होप सो अब तक जो हमने 9 पेपर्स को सॉल्व किया है और साथ ही साथ में सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसे भी सॉल्व किया है, वो आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। और आप भी, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि या तो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आप खुद से इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको डाउनलोड कर लो, 3 आवर्स का टाइमर लगाओ और बढ़िया बैठ के सॉल्व करो। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो और देखो कि कहाँ कौन सी चीज़ मिस हो रही है और क्या चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो और किस तरह से आप अपने आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। और आप चाहो तो इस पूरे सॉल्यूशन को देखने के बाद में 3 आवर्स का टाइमर लगा के ऑनेस्टली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके सामने, जैसे भी आप करना चाहते हो, बट एटलीस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दी सैम्पल पेपर्स। ये पेपर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो टाइमर के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में पेपर्स को सॉल्व करो। आई होप सो 9 पेपर्स अभी तक जो भी हमने सॉल्व किए हैं वो आप फॉलो कर रहे हो और अब जो है हम हमारे 10th पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि अब तक आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हुए आ रहे हो और साथ ही साथ में आगे भी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हमेशा हेल्प करेगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स लेकर आया है। ये जो बुक्स एंड ई बुक्स हैं ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर, और बहुत ही रिच हैं अपने कंटेंट में जो कि आपको एग्जाम्स में, आपकी स्टडीज में बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आपको भी ये बुक्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस एक फॉर्म को फिल कर दीजिए और फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी आप ले सकते हैं वेबसाइट से, दैट इज www.magnetbrains.com। सो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर नंबर 10 को सॉल्व करना और कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के वो समझ लेते हैं। सो एज यू ऑल नो कि जो हमारा पेपर है वो 70 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, और साथ ही साथ में 3 आवर्स में हमको हमारे पूरे पेपर को सॉल्व करना है। 36 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे और इन 36 क्वेश्चंस को हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है, A, B, C, D, E and F। A सेक्शन में आपको टोटल 18 MCQs मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच। सेक्शन B वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 23 तक क्वेश्चंस हैं। ओके, चॉइसेस आपको कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस में मिलेगी और यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में, मतलब 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है, 30 वर्ड से ज्यादा नहीं। जो आपका सेक्शन सी है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 27 तक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 60 वर्ड लिमिट। ओके, सेक्शन डी इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप 1 और सेक्शन डी में 28 से लेके 31 तक क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम यू, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 120 वर्ड्स लिमिट। ओके, सेक्शन ई सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32।
और ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है। आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में 6 मार्क्स मिलेंगे। आपको इसको आंसर करना है 200 वर्ड्स में। एंड द लास्ट इज सेक्शन एफ, जो कि पैराग्राफ या केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर होंगे। 2 केसेस आपको मिलेंगे, उसके बेसिस पर टोटल 4 क्वेश्चंस दे विल आस्क। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 36 तक। यहां पर भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में, और 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस को आंसर करना। सो ये आपका पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग आपको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इसी पैटर्न पर हमने भी हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया हुआ है। अब फटाफट से जो है सेक्शन ए के साथ में स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, और सेक्शन है यहाँ पर हम मिलकर करेंगे, है ना। तो एमसीक्यू के आंसर जो है वो आपको भी मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप आंसर कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो आपको मुझे 1A करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, तो आपको 2D करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी जो है पार्टिसिपेट करना है, ताकि ये चीज़ एक क्लियर हो जाएगी कि आप कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो। और अगर अभी भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है तो कब करोगे? ठीक है, मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बहुत जल्द एग्जाम्स आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अभी से एक वो डिसिप्लिन जो है बना के रखो कि कैसे कम समय में बहुत सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट, है ना। हमारे सेक्शन ए के साथ में सारे पेपर को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आप देखो कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है, और पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, और साथ ही साथ में एमसीक्यूज की मुझे आंसर बताओ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। द मेथड in which a person provides factual information about himself or herself and or opinions, beliefs, etc. that he or she holds. एक ऐसी मेथड जहां पर एक पर्सन अपने बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ में उसके क्या ओपिनियंस हैं, उसके क्या बिलीव्स हैं, ये जो वो कैरी करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह की मेथड को क्या बोलते हैं? ओके, एंड द ऑप्शंस आर केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट और इंटरव्यू। आप बताओ मुझे इनमें से क्या, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंड द आंसर हेयर इज खुद से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज सेल्फ रिपोर्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। देखो, केस स्टडी क्या होती है? जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्ड स्टडी कर रहे होते हो, दैट इज केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू इज समथिंग कि जैसे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और फिर मैं आपको आंसर दे रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज इंटरव्यू। बट सेल्फ रिपोर्ट इज, मान लो मैं अपने बारे में अपने ओपिनियंस, क्या थॉट्स कैरी करती हूँ, ये सारी चीजें खुद से बताऊँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, सो दैट इज नोन एज सेल्फ रिपोर्ट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hierarchical model of intelligence consisting of abilities operating at 2 level was proposed by। एक hierarchical model intelligence का जिसमें 2 levels होते हैं, है ना। एक hierarchical model है intelligence का जिसमें 2 levels होते हैं abilities के। ये किसने प्रपोज किया था, या इस मॉडल को किसने दिया था? एंड द ऑप्शंस आर जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पेयरमैन, आर्थर जेनसन और होवर्ड गार्डनर। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? एंड द आंसर हियर इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज आर्थर जेनसन। इन्होंने 2 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस की भी बात करी थी कि लेवल 1 में जो है आप आउटपुट के ऊपर, मतलब जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन बाद में फिर HOTS, वो हायर ऑर्डर स्किल्स वाली जो चीज़ होती है, थिंकिंग एबिलिटीज वगैरह होती हैं, उसकी बात लेवल 2 में होती है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्थर जेनसन। ओके, now let's move on to question number 3. There are persons who easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one। ऐसे लोग होते हैं जो अपने एनवायरमेंट में इजीली अडेप्ट कर जाते हैं, मतलब अपनी सराउंडिंग में बहुत ही इजीली रहना सीख जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, या फिर वो कोई ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट जो उनको बेटर लगता है देन द प्रेजेंट वन, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, और मॉडिफाई द इन्वायरमेंट टू फिट देयर नीड्स। जैसे मान लो ये एक इन्वायरमेंट है,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस इन्वायरमेंट को नहीं पसंद करते तो अपने लिए कोई दूसरा इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी इन्वायरमेंट में अपने आप को रखते हैं और इस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। Therefore they turn out to be successful in their life, और इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? बहुत सिंपल है। अब मैंने इतने इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप मुझे करेक्ट आंसर बताओ कि द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस शोन बाय देम इज, इस तरह की इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है उसे हम कौन सा इंटेलिजेंस बोलते हैं, या इस तरह की इंटेलिजेंस को क्या बोला जाता है? एंड द ऑप्शंस आर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी आंसर आपको लगता है 3 के आगे वो ऑप्शन लिखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं भी तो देखूं कितने अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे हो। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, जल्दी से? द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। आपको याद होगा कि हमने जो ट्रायआर्किक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा है उसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक कॉम्पोनेंशियल होती है, एक कॉन्टेक्चुअल होती है, एक एक्सपीरियंशियल होती है। फिर जो कॉम्पोनेंशियल होती है उसके अगेन 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो आपकी बात कर रही होती है इन्वायरमेंट के बारे में। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Raman is a student. One day, his teacher asked him to describe himself. Raman एक स्टूडेंट है। एक दिन उसकी टीचर उसको बोलती हैं कि अपने बारे में बताओ, जैसे हमारी टीचर्स भी जनरली हमसे बोला करती थी, तो उसको भी बोला जाता है कि अपने बारे में बताओ। सो ही टोल्ड द टीचर दैट आई एम द वन हु इजीली गेट्स हर्ट। तो रमन बताता है अपनी टीचर को कि मैं वो इंसान हूँ जिसे बहुत ही जिसे बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं या जो बहुत ही ईजीली हर्ट हो जाता है। इन दिस केस रमन इज डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज, इस तरह से या इस केस में रमन अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इमोशनल बीइंग या इंटेलेक्चुअल बीइंग। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ? यहाँ पे रमन अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है? सो रमन इज डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ हेयर एज एन ऑब्जेक्ट। उसको क्या लगता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो जिसे बहुत ही इजीली हर्ट किया जा सकता है। क्लियर? ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर दो मुझे। करीम व्हेन आस्क्ड टू डिस्क्राइब अबाउट हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स इन अ फॉलोइंग मैनर। जब करीम को बोला जाता है कि अपने बारे में डिस्क्राइब करो तो वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सुनो। आई एम करीम, आई एम ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ सिंगर, आई डू बिलीव इन गॉड एंड डेस्टिनी। इन दिस केस करीम इज डिस्क्लोजिंग हिज, देखो करीम बोलता है कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं भगवान में भी भरोसा रखता हूँ, डेस्टिनी में भी भरोसा रखता हूँ। तो इस तरह से करीम क्या चीज़ डिस्क्लोज कर रहा है? Okay, and the options: personal identity, social identity, self-esteem या self-efficacy। बताओ मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए, बी, सी और डी? जल्दी से। And the answer here is option, yes, जल्दी से, yes, option A, that is पर्सनल आइडेंटिटी। वो अपनी आप के बारे में बता रहा है ना कि उसकी अपनी क्या क्वालिटीज हैं, वो खुद में कौन से आइडियाज या क्या चीजें कैरी करता है। Clear? So the correct answer here is option E, that is personal identity. Let's move on further to next question, that is question number 6. According to experts who deals with post-traumatic stress disorder, one of the key attitudes to develop in the survivors is that of dash. According to experts, जिनको भी post-traumatic stress disorder, that is PTSD होता है, ठीक है, पीटीएस डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उनके अंदर एक की एटीट्यूड जो डेवलप होना चाहिए या वन ऑफ द की एटीट्यूड टू डेवलप इन दिस सर्वाइवर इज दैट ऑफ, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा की एटीट्यूड है जो उनके अंदर डेवलप होना चाहिए एज अ सर्वाइवर? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ,
सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ एफिकेसी? क्या होगा करेक्ट आंसर? थोड़ा सा सोचो, देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड मतलब अच्छे से यूज करते हो ना, थोड़ा दिमाग लगाते हो कि मैंने पढ़ा क्या था चैप्टर के अंदर, और साइकोलॉजी इतनी बेसिक चीजें कि आप खुद से भी ये चीज कंसेप्ट के बारे में आप आंसर दे सकते हो, है ना। कि जैसे कोई पर्सन है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, यानी कोई ट्रॉमा उसने फेस किया है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ऐसी चीज है जो उसके सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो इन चीजों से फाइट नहीं कर पाएगा। सो द आंसर इज ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ वर्थ इज, मतलब सेल्फ वर्थ की कोई वर्थ नहीं है यहाँ पे, और जो सेल्फ कंसेप्ट है या सेल्फ एफिकेसी, तो उसको ऐसा कुछ नहीं है कि खुद में किसी तरीके का डाउट है, बस वो थोड़ा सा डर गया है, सहम गया है, या जो भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ऐसा फेस कर रहा है। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो चीजों को फेस नहीं कर पाएगा। तो अब इतनी बेसिक चीजों के बारे में तो आप सोच सकते हो, है ना। अगर आंसर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि श्योरिटी नहीं मिल रही है कि क्या चीज सही होगी, तो फिर थोड़ा सा इस तरीके से हमको सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The state of physical, emotional and psychological exhaustion is known as, जहां पर फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सहॉशन हो रहा होता है उसे क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस, स्ट्रेस, बर्नआउट या कोपिंग? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज बर्नआउट। आप फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो दैट इज ऑब्वियसली बर्नआउट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। Raj has been studying for his board examinations. On exam day, when he opens the question paper, his heart is pounding, hands are clammy with sweat, and then he feels his mind has gone completely blank. राज जो है वो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई कर रहा है। जिस दिन बोर्ड एग्जाम होता है और वो एग्जाम हॉल में है, और जैसे ही उसने पेपर को ओपन किया एकदम से उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो गई, हाथों में पसीने छूटने लगे और ऐसा लग रहा है कि उसका माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ही कैन बी सेड टू बी इन स्ट्रेस, नॉर्मल, रिलैक्स्ड, यूस्ट्रेस। राज को क्या हो गया है? स्ट्रेस हो गया है, नॉर्मल है या रिलैक्स्ड है, या फिर यूस्ट्रेस उसको हो रहा है? अब दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यस द आंसर इज स्ट्रेस। उसको क्या होएगा बेचारे को? स्ट्रेस ही तो होएगा ना। एग्जाम पेपर देख के क्या होता है, लोगों को स्ट्रेस ही होता है। नॉर्मल में इंसान के हाथों में पसीने नहीं छूट रहे होते, उसका माइंड ब्लैंक नहीं हो रहा होता है, और रिलैक्स में भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। यूस्ट्रेस इज द स्ट्रेस जो आपको पॉजिटिवली इंस्पायर करता है, वो स्ट्रेस। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगे एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Deepak is in class 12th and he is in pressure started smoking to the extent that he became a chain smoker. And he has recently decided to quit smoking. However, he realized that quitting smoking has led to frustration. So the frustration formed due to blocking of needs is a form of. देखो, दीपक क्लास 12th में है, अपने दोस्तों के साथ में रह रहे के उसने भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी और इतनी स्मोकिंग करने लग गया कि चेन स्मोकर बन गया। ठीक है, अब उसने अभी डिसाइड किया है कि अब जो है वो स्मोकिंग नहीं करेगा और वो धीरे धीरे करके इसको छोड़ देगा। लेकिन वो ये रियलाइज करता है कि जब भी वो स्मोकिंग नहीं करता तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। अब ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि उसकी नीड्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस चीज का फॉर्म है? दिस फ्रस्ट्रेशन फॉर्म ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स इज अ फॉर्म ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर फिजिकल स्ट्रेस, environmental stress, psychological stress या social stress. And the answer is yes, option C, that is psychological stress. उसको क्या हो गया है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, क्योंकि उसकी नीड्स जो है वो ब्लॉक हो गई हैं और मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो अब मोटिवेशन जो है वो जब भी आपको होता है, आपने मोटिवेशनल साइकिल के बारे में पढ़ा है ना कि नीड से मोटिवेशन स्टार्ट होती है। अब उसकी नीड्स ही अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं, एक ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, तो ऐसे में उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन किस तरह का है? साइकोलॉजिकल है, ना ही एनवायरमेंट के थ्रू है, ना ही फिजिकल किसी तरीके से है और ना ही सोशल है, बल्कि उसके माइंड का है। So that is psychological stress. Clear? Simple as it is. Question number 10. Okay. For the past 6 months, Julie has been exhausted, hopeless, and unable to enjoy her normal activities. कुछ 6 महीनों से जूली जो है वो बहुत ही होपलेस, एग्जॉस्टेड और बिल्कुल बहुत ही ऐसे फील कर रही है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बुरा सा फील कर रही है।
और बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को भी इंजॉय नहीं कर पा रही है। She has no interest in spending time with friends and is having a hard time keeping up at work. उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वर्क वगैरह करने में भी उसको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और अपने आप को वर्क करने में भी उसको बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। शी इज़ नॉट एंजॉइंग एनीथिंग। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, किस तरह का डायग्नोसिस उसके लिए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ऑप्शंस, डिप्रेशन, सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। बताओ क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर जूली को हो गई है, किस तरह का डिसऑर्डर या किस तरह का डायग्नोसिस हमको देखने को मिल रहा है। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिप्रेशन। शी इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होने की वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और ना ही उसे कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, ना ही उसे कोई उम्मीद है किसी चीज़ से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिप्रेशन। क्लियर? आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, है ना। तो देखो जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ के उसको आंसर करते हो, अगर आपने अपने आप को कंफ्यूज कर दिया तो उसे क्वेश्चन पर आप अटक जाओगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने इसका ऑप्शंस देखे, अब आपको पता था कि इसका ऑप्शन, एक एग्जाम्पल में देती हूँ कि इसका ऑप्शन ए है, पर आपने कहा अरे यार सी भी तो हो सकता था, फिर आपने बी और डी देखा, फिर आप और कंफ्यूज होते चले गए। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ऑप्शंस अच्छे से रीड करो, लेकिन अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा और कभी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया तो उसे भी आंसर कर पाओगे अगर चैप्टर्स को रीड करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप बहुत जल्दी इन्हें आंसर कर पाते हो और सही से आंसर कर पाते हो, क्योंकि हमको सिर्फ 18 एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की तो ज़रूरत नहीं है ना। इवन 18 एमसीक्यूज आप 20 मिनट्स में भी आंसर कर सकते हो, 25 में भी मैक्सिमम आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यूज को आंसर करने की प्रैक्टिस करो और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप मुझे जल्दी से उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, ताकि देखो इससे क्या होगा कि आप अपनी स्पीड भी देख पाओगे कि आप क्वेश्चंस को कितनी देर में आंसर कर पा रहे हो, और जब मैं आपको सही आंसर बताऊंगी तो आप क्रॉस चेक भी कर पाओगे, है ना। अब आपने मन में रख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैम बताएंगी तब मैं देखूंगा, तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा इंगेज करोगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। While paying bills, Jen was suddenly overwhelmed by anxiety and her heart pounded. She felt like she couldn't breathe and she became dizzy. This was most likely. जेन बिल्स पे कर रही थी, एकदम से उसके साथ में ऐसा होता है कि उसका हार्ट पाउंड करने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको ब्रीथिंग जो है प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथ नहीं कर पा रही है और बहुत ही डिजी हो जाती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे बेहोश सी होने लग जाती है। ये जनरली क्या एक चीज़ है, ठीक है। इट इज़ अ पैनिक अटैक, अ डिसोसिएटिव एपिसोड, अ मैनिक एपिसोड और अ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी एपिसोड। ये क्या एक चीज़ होती है बताओ? पैनिक अटैक, डिसोसिएटिव एपिसोड, मैनिक एपिसोड या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी एपिसोड। एंड द आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज पैनिक अटैक। एकदम से आपको कोई चीज़ ऐसी होने लग जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा उसमें घबराहट होगी और बहुत ही आपका हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगा, डिजी हो जाओगे, इसे पैनिक अटैक बोलते हैं। एकदम से कोई चीज़ आपके साथ में हो रही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। निशांत फील्स very strongly that everyone should love him and he should be selected to represent the school for all competitions. निशांत को ऐसा लगता है कि वो जो है उसको सभी हमेशा प्यार करें और हर एक चीज़ के लिए स्कूल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी में वो सिलेक्ट हो और रिप्रेजेंट करे, ठीक है। निशांत को ऐसा लगता है कि हर कोई उसको प्यार करे और साथ ही साथ में वो हर एक स्कूल कॉम्पिटिशन्स में अपने जो है मतलब सिलेक्ट हो और उसको रिप्रेजेंट करे। When this does not happen, he feels miserable and is unable to concentrate. पर जब ऐसा नहीं होता तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता। Which form of therapy would be the most suitable for him to overcome this problem? इनमें से कौन सी थेरेपी निशांत के लिए सुटेबल होगी ताकि वो अपनी इस एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या बायोमेडिकल थेरेपी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि निशांत को यहाँ पर कौन सी थेरेपी देना चाहिए।
एंड द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्यों देंगे? क्योंकि उसके माइंड में ये एक चीज उसको लग रही है। साइकोडायनेमिक बिहेवियर या बायोमेडिकल किसी तरह का कुछ नहीं है, जस्ट ही थिंक्स कि हमेशा लोग उसको बहुत प्यार करें और हमेशा उसको हर एक चीज में रिप्रेजेंट करें, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको कॉग्निशन में कुछ मतलब उससे रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर निशांत हेयर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Raman has been diagnosed with psychological disorder and he approached a psychologist who prescribed certain psychotherapies for him. रमन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास में जाता है जो उसको बोलते हैं कि कुछ साइकोथेरेपीज लेने के लिए। साइकोथेरेपी का गोल क्या होता है ये आपको बताना है, एंड द ऑप्शंस आर चेंज द मालएडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीज द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, हेल्प द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज एनवायरमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मालएडेप्टिव बिहेवियर जो हो रहा है उसको चेंज करना है। ऑप्शन बी ये है कि जो एक सेंस है पर्सनल डिस्ट्रेस का उसको धीरे धीरे कम करना है, एंड ऑप्शन सी क्लाइंट को हेल्प करना कि वो अपने एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाए, और ऑप्शन डी ये सारी चीजें साइकोथेरेपीज का गोल होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही चीजें साइकोथेरेपी का गोल होती हैं। क्लियर? फर्दर क्वेश्चन नंबर 14। मुकेश मीट्स मिस्टर कमलेश एवरी वीक। मुकेश जो है वो मिस्टर कमलेश से हर हफ्ते मिलता है। Considering that Mr. Kamlesh is helping Mukesh to overcome his maladaptive behavior for a certain period, the relation between Mukesh and Mr. Kamlesh will be called. अगर हम ऐसा कहें कि मिस्टर कमलेश जो है वो मुकेश को हेल्प कर रहा है उसके माल अडेप्टिव बिहेवियर को ओवरकम करने में कुछ टाइम तक, तो इस तरह की ये जो एक रिलेशनशिप है मुकेश और मिस्टर कमलेश के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शंस मेंटर स्टूडेंट अलायंस, पर्सनल अलायंस, थेराप्यूटिक अलायंस या कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस। आप बताओगे मुझे इसका आंसर, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ तो हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, आपको आई होप सो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस। देखो क्यों? क्योंकि मुकेश मिस्टर कमलेश के साथ में मिल रहा है, मिस्टर कमलेश उसको हेल्प कर रहे हैं माल एडेप्टिव बिहेवियर को ओवरकम करने में। अब ये तो तभी होता है जब किसी तरीके का मतलब कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी किसी को कोई प्रोवाइड कर रहा है या उसको साइकोथेरेपी दे रहा है। अभी हमने डिस्कस किया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, तो साइकोथेरेपी में ही ऐसा होता है। साइकोथेरेपी की जहां पर बात आ जाती है तो अब ये जो मिस्टर कमलेश और मुकेश के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी और इनके बीच में एक जो अलायंस बन जाएगा कुछ एक टाइम पीरियड तक। पीरियड की भी बात हो रही है क्योंकि थेराप्यूटिक अलायंस कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 15। In 1957, Leon Festinger published his theory of। 1957 में लियोन फेस्टिंगर अपनी एक थ्योरी पब्लिश करते हैं। उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ बैलेंस, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन या नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ इन चारों में से। 1957 लियोन फेस्टिंगर पब्लिश कर रहे हैं एक थ्योरी, एंड द आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी किसने दी है? लियोन फेस्टिंगर ने। और कब दी है? 1957 में। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप बिकेम मच स्ट्रॉन्गर, thus demonstrating the effect of। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद में जो ग्रुप की इनिशियल पोजीशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है, या इस तरह का जो इफेक्ट है उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप कन्फर्मिटी, ग्रुप थिंक या ग्रुप कोहेसिवनेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। इनिशियल पोजीशन जो है ग्रुप की, तो ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एंड द आंसर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। तो जब भी ग्रुप इनिशियली स्ट्रेंथन हो रहा होता है तो उसे ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। ग्रुप कंफर्मिटी का मतलब होता है कि पूरा ग्रुप किसी एक चीज को लेके कंफर्म कर रहा है, मान रहा है उस बात को। ग्रुप थिंक इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पर जो है ग्रुप की थिंकिंग और इन सारी चीजों को, कि मतलब ग्रुप के अंदर क्या सारी चीजें होंगी उसकी बात होती है।
ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि ग्रुप के बीच में एकजुटता बनी हुई है। हम यहाँ पर बात करें कि इनिशियल पोजीशन जो है वो ग्रुप की स्ट्रांग हो गई है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज people who have assembled to watch a cricket match are at one place। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, बट आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लेकिन ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसी चीज का एग्जाम्पल है, ग्रुप, कलेक्शन, सिंगल यूनिट या मल्टी यूनिट। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। मतलब मान लो ये एक स्टेडियम है और क्रिकेट मैच देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए आपस में और सभी इकट्ठे एक ही साथ में बैठे हुए हैं, पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या है, किस एक चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या ये ग्रुप है, क्या ये कलेक्शन है, क्या ये एक सिंगल यूनिट है, या फिर ये मल्टी यूनिट है? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कलेक्शन। ये कलेक्शन है लोगों का कि एक ही जगह पर सारे के सारे असेंबल्ड हुए हैं, ठीक है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट कोई भी एक दूसरे पर नहीं है। अगर इंटरडिपेंडेंट हो जाते तो वो चीज फिर किसके एग्जाम्पल हो जाता? ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाता। ओके, here you have the last question of section A, that is, suppose you are going on the road and an accident takes place, such collection of people is, मान लो आप रोड से जा रहे थे और कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं आके, ठीक है, तो इस तरह के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? क्राउड, टीम, फैमिली, एसोसिएशन। ये क्राउड है, कोई टीम है, कोई फैमिली है या एसोसिएशन है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज क्राउड। ये एक भीड़ है जो वहां पर आके जमा हो गई है। क्लियर? सो ऐसे सिंपल से, इजी से, कंसेप्चुअल, फैक्चुअल क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मुझसे पूछनी है तो बेझिझक पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेक्शन बी को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 23 तक क्वेश्चंस हैं। 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो क्योंकि 30 वर्ड लिमिट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भावनाओं में बह के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर करो और फिर अगले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको ये बताना है। तो देखो, जो ADHD होता है, दैट इज अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जनरली बच्चों के अंदर होता है, और जिनको भी ADHD होता है वो हाइपर एक्टिविटी करने लग जाते हैं। उस हाइपर एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक आध लाइन लिखना ADHD पे और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन are as follow. So children who are hyperactive seen unable to control their motion. Second, it is impossible for them to sit stable and quiet. Third, the child may fidget, scold, climb and run around the room aimlessly. And number fourth, boys are 4 times more likely to be given this diagnosis than girls. तो जिनको भी ADHD होता है ना, उनके अंदर हमको हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस H का मतलब है हाइपर एक्टिविटी। और जिन भी बच्चों के अंदर ADHD या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है वो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, इधर उधर एमलेसली बिल्कुल भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कूदा फांदी करते रहते हैं और एक जगह पर शांति से बैठेंगे नहीं, है ना। और साथ ही साथ में जो बॉयज़ होते हैं वो 4 टाइम से ज़्यादा होते हैं देन द गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह से ADHD जिन बच्चों को होता है उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो बता पाओगे ना? चलो आगे बढ़े, पॉइंट वाइज लिखना है आंसर्स को, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द रोल ऑफ मैसेज टू ब्रिंग एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज में मैसेज का रोल क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, द मैसेज इज द फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन एटीट्यूड चेंज। नाउ एटीट्यूड विल चेंज व्हेन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट द टॉपिक इज जस्ट इनफ, neither too much nor too little. So whether the message contains a rational or an emotional appeal, it also makes a difference. तो जो मैसेज है, मैसेज में क्या होगी? इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जिससे एटीट्यूड में चेंज आएगा। अब एटीट्यूड में चेंज डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के अमाउंट पे।
अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और अगर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो एटीट्यूड में चेंज नहीं होगा, है ना। तो टॉपिक को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ सफिशिएंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैसेज है वो रेशनल है या फिर वो इमोशनल अपील कर रहा है, ये भी डिटरमाइन करता है कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैसेज का रोल इंपॉर्टेंट होता है टू ब्रिंग एटीट्यूड चेंज। कोई एक एग्जांपल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, रोहित इज अ 7 years old boy. Which factors play a significant role in shaping his attitude formation? रोहित एक 7 साल का बच्चा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके एटीट्यूड को फॉर्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे या एटीट्यूड फॉर्मेशन को या एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो देखो, in the early years of life of Rohit, his parents and other family members play a significant role in shaping attitude formation. स्टार्टिंग में तो फैमिली और जो उसके पेरेंट्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद में जो उसके स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद में जो लर्निंग होगी एटीट्यूड की फैमिली के अंदर और स्कूल के अंदर, एसोसिएशन के थ्रू, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, इन सब के थ्रू ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी रोहित के एटीट्यूड फॉर्मेशन में। तो हमने पहले बताया पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल, इसके बाद में एसोसिएशन, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स एंड मॉडलिंग। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहेंगी किसमें, एटीट्यूड फॉर्मेशन में। क्लियर, लिख सकते हैं ये सारा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैंने ये रेड पेन से हाईलाइट्स क्यों किए हैं, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो देखो, जहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते हो वहाँ पॉइंट वाइज लिखो। दूसरी चीज़, आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। आप उसमें हाईलाइट्स कर सकते हो तो हाईलाइट्स करो, ठीक है। और कोशिश करो नीट एंड क्लीन अपना आंसर प्रेजेंट करो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 22. State the characteristics of individual with type A personality और describe type A personality. तो जिनको भी टाइप ए पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिस भी पर्सन के अंदर होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये आपको बताना है, या फिर आपको ये बताना है कि टाइप ए पर्सनालिटी होती क्या है, ठीक है। तो दोनों तरह में से किसी भी एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब टाइप ए पर्सनालिटी, या फिर जो भी इंडिविजुअल के अंदर टाइप ए पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये आपको बताने हैं। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। देखो आंसर समझो। पीपल characterized by this personality seem to possess high motivation. जिनके भी अंदर टाइप ए पर्सनालिटी होती है उनके अंदर हाई मोटिवेशन देखने को मिलेगा। पेशेंस उनके अंदर नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है समय बहुत ही कम है तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हमको करनी है, और हमेशा अपने आप को ओवर बर्डन करके रखते हैं चीज़ों के साथ में, काम के साथ में। इस तरह के लोगों को रिलैक्स करना, काम करना, मतलब उनके अंदर जो एक कामिंग फैक्टर होता है ना वो नहीं होता। People with this personality are more susceptible to problems like hypertension. इस तरह के लोग जिनको भी टाइप ए पर्सनालिटी के अंदर डाला जाता है उनको हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज दैट इज CHD, ये चीज़ें होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मतलब ये उनके अंदर हो जाती हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स उनको हो जाते हैं। जो रिस्क है of developing coronary heart disease या CHD with type A personality is sometimes even greater than the risk caused by high blood pressure, high cholesterol levels और smoking. Smoking, cholesterol और BP, इसकी वजह से जितना ज़्यादा CHD होता है उससे भी ज़्यादा रिस्क होती है जिन लोगों के अंदर हाइपरटेंशन है उन्हें CHD होने की, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है। तो टाइप ए पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दी और टाइप ए पर्सनालिटी क्या होती है वो भी हमने बता दी। ओके, नाउ यू हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। एक हमारा पर्सनल सेल्फ होता है, एक हमारा सोशल सेल्फ होता है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताने हैं। देखो, पहले पर्सनल सेल्फ के बारे में बताएंगे कि पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ वन सेल्फ, जिसमें एक पर्सन खुद को लेके बहुत ही कंसर्न्ड होता है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट लीड अदर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल सेल्फ टू इमर्ज। जैसे जैसे साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स एनवायरनमेंट के साथ में मतलब इंटरैक्ट करती हैं, ये पर्सनल सेल्फ इमर्ज होता है।
Emphasis is given on those aspects of life that relate only to concerned person, जैसे कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट या पर्सनल कंफर्ट्स। ये हमारा पर्सनल सेल्फ होता है जो हमारे बारे में बात करता है। हमारा सोशल सेल्फ होता है कि हम किस तरह से दूसरों के साथ में रिलेशन बनाते हैं, किस तरह से उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यूनिटी में रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। हमारा सोशल सेल्फ फैमिली को, सोशल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखता है, पर्सनल सेल्फ खुद को प्रायोरिटी पर रखता है। इट ऑल्सो रिफर टू एज फैमिलियर और रिलेशनल सेल्फ। तो इसीलिए सोशल सेल्फ को फैमिलियर या रिलेशनल सेल्फ भी बोला जाता है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई एग्जाम्पल चाहो तो इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्ड लिमिट को जो है हमको ध्यान में रखना है और मार्क्स हमको कितने मिल रहे हैं ये भी हमको ध्यान में रखना है, और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देखो, मेरा बेसिक सा फंडा ये रहता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो आप हमेशा उसकी वर्ड लिमिट देखो और आप हमेशा उसके मार्क्स देखो कि मुझे इसमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। मार्क्स देके ये एक चीज हमको पता चल जाती है कि हमको इसमें कितना लिखना है या कितना एक्सपेक्टेड होगा। अब आप इतने साल से पेपर्स दे रहे हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब जनरली देखो, हम लोग करते क्या है, आंसर लिखते लिखते इतना ज़्यादा लिखने लग जाते हैं कि ना ही टाइम पर ध्यान देते हैं और ना ही ये देखते हैं कि वर्ड लिमिट कितनी थी। पता चल रहा है 30 वर्ड्स उसने बोले हैं और हम लिख रहे हैं 50-60 वर्ड्स, कभी कभी तो 100 वर्ड्स हम पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी, क्योंकि अगर हम 100 वर्ड्स लिखेंगे तो वो हमको 3 या 4 मार्क्स तो देगा नहीं, वो देंगे हमको 2 मार्क्स ही। तो बेटर है कि उतना ही लिखें जितना रिक्वायर्ड है, उस टाइम को सेव करके दूसरे क्वेश्चन पर स्पेंड करें जहां पर ज़्यादा मार्क्स हमको मिलने वाले हैं, है ना। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम आपको नहीं यूटिलाइज करना है, बल्कि उस टाइम को सेव करो और उसे कहाँ पर यूटिलाइज करो, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो और इसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को आंसर करो। क्वेश्चंस को आंसर करना है हमको पॉइंट्स में, जहां पर लग रहा है कि पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ ही रिक्वायर्ड है, तो वहां पर पैराग्राफ के फॉर्मेट में हमको आंसर लिखना है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपसे पूछते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, फीचर्स पूछ लिए, स्टेप्स पूछ ली, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आपको हमेशा पॉइंट्स में ही लिखना है। लेकिन जब वो आपसे किसी चीज़ का मीनिंग या कंसेप्ट वगैरह पूछ रहे होते हैं तो कोशिश करो उसको थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में चेंज करते हुए लिखो, फिर पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो आपको समझना पड़ेगा, और ये समझ कब आएगी, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, कम टाइम में टाइम को भी मैनेज कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सी। जो हमारा सेक्शन सी है उसमें 24 से लेके 27 तक क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 60 वर्ड लिमिट। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इनको हमको आंसर करना है। ठीक है, 3 मार्क्स में एंड 60 वर्ड लिमिट। थोड़ा सा वर्ड लिमिट यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे, कहीं लगता है फ्लो चार्ट तो वो भी बनाएंगे। ओके, डिस्कस एरिक्सन्स कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक्सन का जो कंसेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस का, उसको आपको डिस्कस करना है। देखो, एरिक्सन्स थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन रेशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो स्ट्रेस डालती है रेशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस के ऊपर, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूज होंगे। वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जो हमारी ईगो आइडेंटिटी है वो इसमें सेंट्रल प्लेस रखता है। आपकी जो भी पर्सनालिटी आप डेवलप करते हो उसमें एक सेंटर में हमारा ईगो होता है, कोर जो है वो हमारा ईगो होता है। एरिक्सन यूज द टर्म क्राइसिस टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो वो एक क्राइसिस टर्म यूज करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि बहुत बार इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। मतलब हमारा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है कि कुछ चूज हमको करना है 3-4 चीज़ों के बीच में से, तो ऐसे में हमारा डेवलपमेंट जो है वो इसके साथ में लिंक्ड अप होता है, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट के साथ में। एरिक्सन के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम क्राइसिस को रिजॉल्व करते हैं वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती जाती है और फ्यूचर डेवलपमेंट हमारा होता चला जाता है। तो इसे वो बोल रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट स्टेज हैज ड्रॉन कंसिडरेबल अटेंशन। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है ये करें क्या एक चीज़ करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट क्राइसिस हो गया, क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। पर आप इस एक सिचुएशन में बिल्कुल काम रह के पॉजिटिवली ठंडे दिमाग के साथ में सोचते हो और फिर आप एक ऑप्शन चूज करते हो और उसके थ्रू फिर जो है इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो।
अब अगर इसको आपने सॉर्ट आउट कर लिया और आपकी पर्सनालिटी में ये नया पॉइंट ऐड ऑन हो जाता है कि जस्ट बी काम इन एवरी सिचुएशन और आप पॉजिटिव रह के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, तो ये एक आपकी पर्सनालिटी ऐसे करके डेवलप होती चली जाती है। एडोलेसेंट स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज़्यादा होता है। एरिक्सन आर्ग्यू करते हैं कि जो यंग पीपल हैं वो जनरेट करते हैं एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड अ डायरेक्शन फॉर देमसेल्व्स दैट कैन गिव देम मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। तो वो एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव अपना जनरेट करते हैं और उसी एक डायरेक्शन में यूनिटी, पर्पस, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ की मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के थ्रू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। एरिक्सन बिलीव कि व्हेन यूथ सक्सेसफुली नेविगेट दीज क्राइसिस they emerge with the ability to form honest reciprocal relationships with others and have the capacity to bond with others to achieve common goals। तो वो बोलते हैं कि सक्सेसफुली आप इन क्राइसिस को नेविगेट कर लेते हो, अगर जो यूथ है वो इन क्राइसिस को नेविगेट कर लेता है तो वो एक ऑनेस्ट और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दूसरों के साथ में फॉर्म कर पाता है और साथ ही साथ में उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए जो है दूसरों के साथ में बॉन्ड कर सके, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सके, फॉर्म कर सके। अगर यूथ इन क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करता तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो स्टेबल्ड हो जाता है या स्टॉल्ड हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो हमेशा आइसोलेटेड और लोनली ही रहता है, हमेशा अकेला रहता है, उसको कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो पूरी एरिक्सन की थ्योरी है उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है पर कम शब्दों में, ठीक है। तो इसको आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जहां पर आपको लगता है पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो, हाईलाइट जरूर करते हुए चले जाना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो उसको हाईलाइट करो। यूथ की बात करो, यूथ को हाईलाइट करो। एडोलेसेंट की बात करो, एडोलेसेंट को हाईलाइट करो। कौन से कंसेप्ट की आप बात करो, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है तो उसको आप हाईलाइट करो। तो ये जो मेजर कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको हमको हाईलाइट करना चाहिए। क्लियर? आ रहे क्वेश्चन समझ में कैसे आंसर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, डिस्टिंग्विश बिटवीन cardinal, central and secondary traits proposed by Allport using suitable examples। एल्पोर्ट ने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स की बात करी थी, उसको आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है एग्जांपल्स को यूज करके। देखो, गॉर्डन एल्पोर्ट पायनियर हैं ट्रेड अप्रोच के और उन्होंने इंडिविजुअल बहुत सारे ट्रेड्स कैरी करता है इसके बारे में बताया था और बोले थे कि ये ट्रेड्स डायनेमिक होते हैं। ये ट्रेड्स बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में सिमिलर प्लान कैरी करके कैसे जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है या कैसे वहां पर डील करता है। तो एल्पोर्ट आर्ग्यूड दैट द वर्ड्स पीपल यूज टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स एंड अदर्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनालिटी। वो बोलते कि लोग किसी को डिस्क्राइब करने में, जैसे मान लो मैं हूं और मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूं, आपकी क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही हूं, तो मैं कौन से वर्ड्स यूज करती हूं ये मेरी पर्सनालिटी को दिखाएगा। तो इसी में उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? These are highly generalized dispositions. They indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. मतलब कि कुछ जनरलाइज डिस्पोजिशंस, कुछ ऐसे गोल्स जिसके आसपास में आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी है, उन्होंने नॉन वायलेंस की बात करी, हिटलर का नाजिज्म है। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स हैं कि लाइफ में कोई भी चीज़, जैसे महात्मा गांधी की हम बात करें तो लाइफ में कोई भी चीज़ हो जाए बट हम कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे। तो दिस इज द सेंट्रल और दिस इज द कोर जिसके अराउंड उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व कर रही है। दैट इज द कार्डिनल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स लेस परवेसिव होती हैं इफेक्ट में बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, जैसे कि वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट। ये कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं जिन्हें हम टेस्टिमोनियल या जॉब रिकमेंडेशंस में लिखते हैं। तो ये सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं, लेस परवेसिव है लेकिन जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंगोज पसंद हैं, आप एथनिक क्लोथ्स को प्रेफर करते हो, तो ठीक है ये भी आपके बारे में बताती हैं बट दीज आर द लीस्ट जनरलाइज्ड। तो कार्डिनल सबसे ऊपर, फिर सेंट्रल, फिर सेकेंडरी। क्लियर? बता पाओगे, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्दर क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। 5 फैक्टर्स बताने हैं मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी के। तो देखो, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैककारे, they have examined all possible personality traits and the findings indicate a set of 5 factors, जिसे big 5 factors भी बोला जाता है। अब ये factors कौन कौन से हैं? देखो, openness to experience, मतलब कि जो भी ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं ऑन दीज फैक्टर्स, जैसे कि इमेजिनेटिव,
क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज़, या क्रिएटिव भी हम बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स, ये ओपन होते हैं एक्सपीरियंस को लेके, हर एक चीज़ में ये मतलब लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये जो है ज़्यादा मतलब जो लोग कम स्कोर करते हैं इन चीज़ों में एज कंपेयर टू दोज, इन कॉन्ट्रास्ट दोज हु स्कोर लो आर रिजिड। तो ये होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये एक फैक्टर है पर्सनालिटी का कि जो भी लोग इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्कोर करते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं और ऐसे करके उनकी पर्सनालिटी डेवलप करती है। सेकेंड इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब ये होता है कि आप सोशली एक्टिव हो, आउटगोइंग हो, टॉकेटिव हो, कि आप खुद से चीज़ों को इनिशिएट करते हो, बात करते हो, है ना। तो वो भी एक आपकी पर्सनालिटी का फैक्टर है एज कम्पेयर टू दोज जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, बात नहीं कर पाते, ठीक है, हमेशा अपने अपने में ही रहना पसंद करते हैं। एग्रीएबलनेस, आप कोऑपरेटिव हो, फ्रेंडली हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, एग्रीएबलनेस आपके अंदर है कि आप चीज़ों को मानते हो, सुनते हो, मतलब आप सुनते हो चीज़ों को तभी आप एग्री कर सकते हो। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि आप इमोशनली मतलब अनस्टेबल, एंशियस, वरीड, फेयरफुल, डिस्ट्रेस, इरिटेबल और हाइपरटेंसिव। तो जो भी लोग स्कोर करते हैं इन फैक्टर्स में ज़्यादा, उनके अंदर न्यूरोटिसिज्म हमको देखने को मिलता है। और कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या है कि जो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रूडेंट है, हार्ड वर्किंग है, सेल्फ कंट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें मिलके 5 फैक्टर्स, बिग 5 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, मैंने सारे लिख के रखे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर लिखने की प्रैक्टिस करो तो ही लिख पाओगे, नहीं तो बस ऐसे ही आंसर देख के समझ लोगे कि हाँ हाँ मुझसे तो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हो, आप 10th का मैथ्स पेपर आप देखते होंगे तो मैंने भी ये चीज़ें देखी हुई हैं पहले भी, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ तो जी ही है, अभी आप स्टूडेंट्स हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का और आप प्रैक्टिस ना करो, आप बस बैठ के बुक में ऐसे पेजेस पलटा लो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको ऐसे 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 करना है, चलो ठीक है मुझे समझ में आ गया, नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल्स आप अगर पढ़ रहे हो, है ना, बुक में जो दिए रहते हैं, अब आप पढ़ रहे हो, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है मुझे आ गया समझ में। आपने इतनी सी भी प्रैक्टिस नहीं करी, जब आप एग्जाम में जाओगे ना आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसको लिखना कैसे था, मैंने पढ़ा तो था, पर आप स्टेप्स करते करते 2-4 स्टेप्स को उसमें क्या कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे, सोचने में आपका टाइम चला जाएगा। तो ये चीज़ें कब होती हैं, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने आपको आई थिंक 1000 बार अब ये चीज़ बोलती होगी कि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। मैं भी आपको इस एक चीज़ का एग्जांपल दे रही हूँ और मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, और साथ ही साथ में मैं आपको अभी से ये चीज़ में बिल्कुल अटेंटिव कर रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे मान लो कोई ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने क्वेश्चन को देखा, तो आपने देखा कि हाँ इस क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ा हुआ था, पर मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो फिर आप रिकॉल करोगे, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, फिर उसको साइड में कहीं लिखोगे, फिर उसके बाद में अब इसका एक आप पैटर्न बनाओगे कि पहले कौन सी चीज़ लिखूं, बाद में कौन सी चीज़ लिखूं ताकि मुझे ज़्यादा नंबर मिले। फिर उसके साथ में आप देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट भी तो था, अब इसको कहाँ ऐड करूँ, वो फिर बीच बीच में हमको याद आता है। ऐसे में क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस क्वेश्चन को आंसर आप 5 मिनट में कर सकते हो, उसी को आंसर करने में 15 मिनट लग जाते हैं, और ऐसे करके टाइम चला जाता है। अगर आपने वहीं प्रैक्टिस की हुई होती है, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा हाँ इसका आंसर मैंने प्रैक्टिस में किया था, मुझे याद है कैसे करना है, थोड़ा सा आप 1 मिनट भी रिकॉल करोगे ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आप बहुत जल्दी बहुत स्मूथली लिख पाओगे। मैं कह रही हूँ आप अपने चाहो तो, अगर अभी प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, प्री बोर्ड में आप इस एक चीज़ को करके देख लेना, कभी किसी टेस्ट में आप ये चीज़ करके देख लेना, आप देखोगे कि आप कम टाइम में सारी चीज़ों को आंसर कर पा रहे हो और आपको एक फॉर्मेट अपने माइंड में याद है। क्लियर? तो इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि लिख के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हो, लिखो ना। आपको तो मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि आपके पास में पूरे पेपर्स बने हुए हैं, आपको क्या करना है, पेपर तो है ही मेरे सामने, इवन सॉल्यूशन तक है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू ऑल नो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी का कंसेप्ट क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ में थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करो। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू कोबासा, people with high levels of stress but low levels of illness share 3 characteristics. These are referred to as personality traits of hardiness, और इसमें 3 C होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। हार्डनेस, सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, द वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरेक्ट।
स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटीज हैव कंट्रोल विच इज अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ। देखो कोबासा जो है वो ये बोलते हैं जिन लोगों के अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इलनेस नहीं है, तो उनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से? कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। इन्हें पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस भी बोला जाता है। हार्डीनेस का मतलब है कि कुछ बिलीव्स अपने आप को लेके, वर्ल्ड को लेके और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, वो हार्डीनेस होता है। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जो अपने सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन इन लाइफ को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने वर्क, फैमिली, हॉबी, सोशल लाइफ को लेके कमिट कर सकती हैं और साथ ही साथ में चैलेंज कर सकती हैं किन चीज़ों को, लाइफ में चेंजेस और पॉजिटिव रादर देन एज अ थ्रेट, मतलब लाइफ को एज अ पॉजिटिवली लेना और लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको नॉर्मल पॉजिटिव तरीके से लेना। तो वो स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं जो स्ट्रेस को रेसिस्ट करती हैं, जिनके अंदर कंट्रोल होता है, जिनके अंदर कमिटमेंट होता है और जिनके अंदर चैलेंजिंग पर्सनालिटी होती है। ये तीनों चीज़ हमको जिसके अंदर मिलेंगी वो स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी होगी। इसको आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है कोई एक एग्जाम्पल देके। तो बुक्स में चीज़ें दी हुई हैं, आपने पढ़ी भी हुई हैं, तो उसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है। कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, प्रैक्टिस करो, देखो पढ़ो, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो। मैं तो दे रही हूँ पका पकाया थाली में सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आप भी करो ताकि आप कितने स्कोर्स कर सको। कितना टारगेट है सबका बताओ तो ज़रा मुझे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस बार हमने इतना सोचा है, इतने एटलीस्ट हमारा आ ही जाए मार्क्स ओवरऑल, है ना, सभी सब्जेक्ट्स में। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन डी। सेक्शन डी हमारा है 28 से लेके 31 तक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। वर्ड लिमिट इज 120, ठीक है। 120 वर्ड्स में हमको क्वेश्चन को आंसर करना है। दीज आर द लॉन्ग आंसर टाइप 1। इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जो भी स्टार्टिंग है आपका, जो भी आपका टॉपिक पूछा जा रहा है उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो और फिर उसके बाद में जो मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा मतलब इलेबोरेट और ज़्यादा करना है अब आंसर को। 120 वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ में। Describe the socio-cultural model of abnormal behavior और explain mental disorder from socio-cultural perspective। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सोशो-कल्चरल मॉडल है एबनॉर्मल बिहेवियर का उसको डिस्क्राइब करो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सोशो-कल्चरल पर्सपेक्टिव है मेंटल डिसऑर्डर का उसको एक्सप्लेन करो। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा। हम दोनों के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इस तरह दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। देखो, एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड in light of the social and cultural forces that influence an individual। abnormal behavior को ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है उसके social और cultural sphere में। as behavior is shaped by societal factors such as family structure, communication, social network, societal conditions, social labels and roles become more important। अब क्योंकि social factor important है तो बाकी के ये सारे factors भी उसमें बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं। It has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members। ऐसा देखा गया है कि कुछ फैमिली सिस्टम्स की वजह से एबनॉर्मल फंक्शनिंग हमको इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती है। वहीं कुछ फैमिलीज का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेंबर्स ओवर इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में, थॉट्स में और फीलिंग्स में। इस तरह की फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और जो ब्रोडर सोशल नेटवर्क्स होते हैं जिसमें लोग ऑपरेट करते हैं, उनकी सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ों को ऑपरेट करने में। Studies have shown कि people who are isolated and lack social support, that is, a strong and fulfilling interpersonal relationship in their lives, are likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendship। तो इसका मतलब ये है कि स्टडीज़ क्या दिखाती हैं कि जो भी लोगों को ज़्यादातर वो आइसोलेटेड अकेला रहना पसंद करते हैं या जिनको किसी तरीके का सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, वो एक तरह के स्ट्रॉन्ग या फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं, लोगों के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं और जनरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपनी लाइफ में ज़्यादा समय तक डिप्रेशन में ही रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि एबनॉर्मल बिहेवियर का सोशो कल्चरल मॉडल या फिर मेंटल डिसऑर्डर जो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव की वजह से हो रहा है। तो हमने बिहेवियर का सोशो कल्चरल मॉडल भी बताया स्टार्टिंग में और उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया डिप्रेशन में। आप इसका कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो।
आपने अपने आंसर में जो मतलब क्वेश्चन में और भी चीज़ें जो पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि अब सब मुझे ही करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़े और पॉइंट्स इसके अंदर आपको ऐड ऑन करने हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट वाइज हमने बात करी, जैसे यहाँ हमने फैमिली की बात करी, यहाँ हमने चिल्ड्रन की बात करी, यहाँ हमने थोड़ी रिसर्च स्टडीज़ की बात कर ली, तो ये पॉइंट्स आपको भी अपने आंसर में ऐड ऑन करने हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्लेन प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द जीनोसाइड committed by the Nazis in Germany against the Jewish people? कैसे एक्सप्लेन करोगे आप उन प्रेजुडाइसेस या डिस्क्रिमिनेशंस को जो जब जर्मनी में जीनोसाइड हुआ था, जो नाजी ने किया था ज्विश पीपल के अगेंस्ट में, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, देखो अब हम आंसर बताएंगे दैट प्रेजुडाइसेस जनरली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। अब जनरली ये नेगेटिव ही होता है और कभी कभी ये स्टीरियोटाइप्स पर भी बेस्ड होता है। स्टीरियोटाइप जनरली ओवर जनरलाइज्ड या अनवेरीफाइड प्रोटोटाइप होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके। तो सभी मेंबर्स जो इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर ये सारे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे अगर हम नाजी और ज्यूइस की बात करें जर्मनी में, तो जो नाजी जर्मनी थे, ज्यूइस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स। नाजी जर्मनी में ज्यूइश जो पीपल थे उनके साथ में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं, मतलब उनसे ज़्यादा सफ़र शायद किसी ने ना किया हो। Jews had been stereotyped as killers of Christ and moneylenders, and Jews lived in separately marked areas called ghettos. देखो ज्यूस को कैसे स्टीरियोटाइप किया गया था कि इन्हें बोला जाता था कि इन्होंने क्राइस्ट को जो है मारा है और ये मनी लेंडर्स को भी मारते हैं, तो इसीलिए इनको जो है सेपरेटली रखा जाता था घेटोज में, और ये परसिक्यूटेड थे थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। तो नाजिज्म में जो ज्यूज हैं उनको टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड और सेग्रीगेटेड किया जाता था। लार्ज स्केल जीनोसाइड जो है वो किया गया नाजीज ने ज्यूज के अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ज्यूज को एज अ माइनॉरिटी उनको बिल्कुल स्केप वोटिंग जैसा होता है ना, ब्लेमिंग करना, वो करना स्टार्ट किया। तो उनके साथ में जो प्रेजुडाइजेस और ये सारी चीज़ें हुई, तो इस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो किया गया। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि कैसे जीनोसाइड हुआ उसको एक्सप्लेन करो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल देते हुए चलना है और फिर बताना है। फिर बाद में कि ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है प्रेजुडाइज का, हेट्रेड का, डिस्क्रिमिनेशन और मास किलिंग का। कॉग्निटिव कंपोनेंट प्रेजुडाइज का जो है यहाँ पर एकम्पनी हो रहा है, जैसे डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, और प्रेजुडाइज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पीपल जो है वो लेस पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ नाजी जर्मनी के साथ में हुई, जब मतलब नाजी जर्मनी में हुई जब प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन किया गया अगेंस्ट ज्विश पीपल। क्लियर, लिख पाएंगे? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव द सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हाउ डू इंडिविजुअल्स वरी इन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एक्सप्लेन। देखो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, है ना, सभी के अंदर सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। तो कैसे लोग एक दूसरे से वरी करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो, इट इज़ ट्रू दैट ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव द सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ एक्सेप्शनली ब्राइट और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। जैसे अगर हम IQ की बात करें, जो कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है एज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट is equals to mental age divided by chronological age multiplied by 100, and 100 is the average or the normal intelligence. But we find कि कुछ लोग इस 100 में 130 से भी above होते हैं। These are the high IQ peoples, ठीक है। इनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस इनको बोला जाता है, उनके बारे में हम बताएंगे। फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट होते हैं जिनका IQ कहीं ना कहीं 70 से भी बिलो होता है, तो वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं। इसके लिए बेल शेप्ड कर्व होता है, तो बेल शेप्ड कर्व बना दो, ठीक है, ऐसे करके जो है बेल शेप्ड कर्व बनाओ, 90, 100, 110, 120, 130, जो पूरा हमारा बेल शेप्ड कर्व है वो आपको अपने आंसर में बनाना है। फिर आप बताओगे कि इसमें 2 तरह के वेरिएशन होते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होता है जो इनॉर्मस डिफिकल्टी इवन सिंपल स्किल्स में जिनको होती है। ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंसी जिनके अंदर होती है उन्हें मेंटली चैलेंज्ड या मेंटली रिटार्डेड भी बोलते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने इसको वो भी किया है, क्या बोलते हैं, डिफाइन भी किया है एज मेंटल रिटार्डेशन एज सब एवरेज ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, या जनरली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है
इनके अंदर अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो डेफिशिएट होता है डेवलपमेंटल पीरियड में, और जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं इनके ऊपर स्टडी करी 1925 में लेवाइस स्टर्मन ने, और इन्होंने बताया कि ये जो लोग होते हैं इनको ऑक्यूपेशनल सक्सेस मिलती है, लाइफ एडजस्टमेंट इजीली कर पाते हैं। गिफ्टेडनेस का परसेंट डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गिफ्टेड का मतलब है हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी होती है, ये बचपन में ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो कॉग्निटिव चीज़ें हैं जैसे अटेंशन पे करना, गुड रिकॉग्निशन, मेमोरी, नोवेल्टी, सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें अर्ली एज में ही अपीयर होने लग जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पीपल। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं, है ना, कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कौन है, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट कौन है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगेन वेरी सिंपल, ओके। और यहाँ पे बेल शेप्ड कर्व जो है वो आपको बनाना है, IQ का फॉर्मूला आपको लिखना है। कहीं पर भी आप फॉर्मूला वगैरह अगर लिख रहे हो तो उसको एक बॉक्स के अंदर कर दो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने IQ का फॉर्मूला लिखा, तो पहले एक बॉक्स ड्रॉ करो, ठीक है। अब इसमें लिखो IQ इक्वल्स MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी आपके आंसर में अलग से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम, अगर जैसे मान लो कोई वो बना रहे हो आप, मान लो बेल शेप्ड कर्व ही आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपने ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ पे 100, 110, 120, 130, 90, 80, 70, इस तरह से, ओके। दिस इज योर 100 नॉर्मल इंटेलिजेंस, these are the high IQ, these are the low IQ, ठीक है। 70 below, 130 above, ओके। ये आपने बनाया, अब बस इसको कर दो एक बॉक्स के अंदर। देखो अब कितना अच्छा दिख रहा है, नीट एंड क्लीन, है ना। तो ऐसे जब भी कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो, फ्लो चार्ट में तो स्पेशली नहीं बोलूंगी, लेकिन डायग्राम बना रहे हो, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, तो ये चीज़ें करो, ठीक है, अच्छी दिखती हैं, है ना, हाईलाइट होती हैं अलग से। सो दैट इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये 31 क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल मॉडल्स टू एक्सप्लेन abnormal behavior और mental disorders। मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए साइकोलॉजिकल मॉडल को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले साइकोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। दैट देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल मॉडल्स विच प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। देखो बहुत सारे साइकोलॉजिकल मतलब मॉडल्स हैं जो जनरली एबनॉर्मल बिहेवियर या मेंटल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर में, जैसे कि मेंटल डिप्रीवेशन, जैसे एग्जाम्पल सेपरेशन फ्रॉम द मदर और लैक ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। faulty parent child relationship like rejection, overprotection, over permissive, faulty discipline, etc. maladaptive family structure and severe stress like inadequate and disturbed family। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। अब अगर हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करें, जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल होता है ना, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एबनॉर्मल या मेंटल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल है, इसमें क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल है। कैसे, इसमें क्या होता है कि बिहेवियर जो है चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन द पर्सन ऑफ विच ही और शी इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर। तो यहाँ पे बिहेवियर चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, उसको बिलीव किया जाता है कि ये जो बिहेवियर है वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है। बिहेवियरल मॉडल जो है इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न किया जाता है और फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मालएडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग। तो जैसे साइको डायनेमिक मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है, कॉग्निटिव मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है, तो इनको हमको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े हैं ना मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, उनको आपको यहाँ पर बहुत शॉर्ट में डिस्कस करना है ताकि हर एक मॉडल आ जाए थोड़ा 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 सबके बारे में, ठीक है। जैसे कॉग्निटिव मॉडल है, तो इसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग जो हो रही है उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का रिजल्ट माना जाता है।
तो पीपल में होल्ड अजम्पशंस एंड एटीट्यूड अबाउट देमसेल्फ दैट आर इरेशनल एंड इनएक्यूरेट। ये थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एलेबरेट किया। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल में ये होता है कि जो ह्यूमनिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फ्रेंडली रहेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, अपने आप को एक्चुअलाइज करेंगे। और एग्जिस्टेंशियल्स बिलीव करते हैं कि हमारे पास में टोटल फ्रीडम होती है कि हम अपने एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड कर सकें और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशो कल्चरल मॉडल होता है जिसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर को सोशल और कल्चरल फोर्सेस के अंदर अंडरस्टूड किया जाता है, जिसका भी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जब वो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ डायथीसिस, दैट इज बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द डिसऑर्डर इज सेट ऑफ बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो मैंने आपको नेम बता दिए हैं, आपको सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। ये तो बहुत शॉर्ट में है लेकिन थोड़ा सा और सबके बारे में इलेबरेट करना है ना। 20-30 वर्ड जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फिर एट लास्ट में कंक्लूड करेंगे। क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आंसर। सो इसी के साथ में जो हमारा सेक्शन डी है वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आंसर्स में क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं वो भी। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, यहाँ पे जो आंसर लिखा है आप अगर सोचो कि मैं एज इट इज उसको अपने आंसर में कॉपी कर दूंगा, वो नहीं करना है। आप पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हो कि कैसे लिखना है, वो एक आप देख सकते हो, पैटर्न आप समझ सकते हो, बट जब भी आंसर करो तो ओन वर्ड्स में करो। ठीक है, चलो अब इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ई को। सेक्शन ई में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ पर हमको 6 मार्क्स में क्वेश्चन को आंसर करना है एंड वी हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स। अब क्योंकि 200 वर्ड लिमिट है तो हम क्या क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन भी देंगे आंसर में। ठीक है, जो भी टॉपिक हम जिसके भी ऊपर बात करें उसका एक इंट्रोडक्शन हम देंगे। फिर हम मेन पॉइंट्स जो हमारा मेजर पार्ट जो हमसे पूछा गया है उसको लिखेंगे। उसमें अगर फ्लो चार्ट्स बन सकती है तो बनाएंगे, उसके अंदर हमको लगता है एग्जाम्पल हम दे सकते हैं तो वो एक चीज़ हम देंगे। जितना भी ज़रूरी है वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, हाईलाइट्स, डायग्राम, सब कुछ। एंड लास्टली वी विल कंक्लूड। जो भी हमने सारा डिस्कस किया उसका एक छोटा सा 15-20 वर्ड्स में कंक्लूजन। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जहां पर आप 200 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। ठीक है, हमेशा ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है क्या। सो अरिहंत वांट्स टू बिकम अ सिंगर इवन दो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। अरिहंत जो है वो सिंगर बनना चाहता है लेकिन उसकी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स हैं। Though his family members claim to love him, but strongly disapprove his choice of career. अब वैसे तो उसके सभी फैमिली मेंबर्स उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहां पर ये उसकी करियर वाली चॉइस है कि उसको सिंगर बन रहा है तो सबके सब जो है वो डिसअग्री करते हैं। स्ट्रांगली दे ऑल डिसअग्री, डिसअप्रूव कि नहीं, तुमको सिंगर नहीं बनना चाहिए। Now using Carl Rogers terminology, describe the attitude shown by Arihant family. अब कार्ल रॉगर ने जो टर्मिनोलॉजी दी थी उसको यूज करके अरिहंत की फैमिली के एटीट्यूड को डिस्क्राइब करना है। तो एटीट्यूड को डिस्क्राइब हमको यहाँ पर करना है। मेनली जो क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है वो एटीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, जो आपने पूरा एटीट्यूड के ऊपर पढ़ा हुआ है, मतलब जो पूरा टॉपिक है वो उसकी बात यहाँ पर हो रही है और आपको इसको कार्ल रॉगर्स वाली टर्मिनोलॉजी के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो पहले थोड़ा सा कार्ल रॉगर्स की एटीट्यूड वाली टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उस टर्मिनोलॉजी को और एक्सप्लेन करते हुए अरिहंत का एग्जाम्पल देते हुए बताएंगे एंड लास्टली वी विल कंक्लूड। क्लियर कर सकते हैं ये? चलो, this story is related to Rogers' idea of fully functional person and according to him fulfillment is the motivating force for personality development। देखो रॉगर क्या बोल रहा है कि ये जो पूरी स्टोरी है, अगर रॉगर के अकॉर्डिंग हम देखें, रॉगर की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो रॉगर बात कर रहा है फुल्ली फंक्शनल पर्सन की और उनके अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट जो है वो मोटिवेटिंग फोर्स होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। यानी आप जो भी लाइफ में चाह रहे हो, अगर आप उस एक चीज को अचीव करते जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती चली जाती है और आसपास में आपको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अब जनरली यहाँ पे थोड़ा सा रॉगर्स की फिलोसॉफी के बारे में बताया कि उन्होंने जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फुलफिलमेंट को एज अ मेजर फोर्स माना। People try to express their capabilities, potentials and talents to the fullest extent possible. There is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature. तो हम सभी जो है अपनी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स, टैलेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे अंदर ये इनबॉर्न टेंडेंसी होती है
कि हम अपने आप को एक्चुअलाइज कर रहे होते हैं इनहेरिटेड नेचर में, मतलब जो भी सारे ये चीज़ें, कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम उसको रियलाइज करना चाहते हैं। तो रॉगर यहाँ पे 2 बेसिक असम्पशन बनाते हैं कि बिहेवियर जो है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका मोटिव है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। Secondly, people who are innately good will almost always choose adaptive and self-actualizing behavior. जो लोग हमेशा, मतलब जो अंदर से अच्छे होते हैं, वो हमेशा जो है अडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर को चूज करेंगे। अडेप्टिव माने कि जो भी उनके सामने कंडीशन, सिचुएशन होगी उसमें अडेप्ट कर जाएंगे और अपने आप को एक्चुअलाइज, अपने मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। रॉगर का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि लोगों के पास में जो है मतलब एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सेल्फ कंसेप्ट को मैक्सिमाइज करते हैं थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इस एक प्रोसेस के थ्रू जो सेल्फ है वो ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है और सोशल बनता चला जाता है। यहाँ पे अरिहंत सेम चीज चाह रहा है। अरिहंत क्या चाह रहा है कि उसको सिंगर बनना है, उसका एक सेल्फ कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। तो उस एक को वो सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है, अपने उस सेल्फ कंसेप्ट के थ्रू वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहता है। ये आप इसमें नोट करेंगे। रॉगर का व्यू जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके वो ऐसा है कि पर्सनालिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें हम लर्निंग करते रहते हैं, है ना, लर्निंग करते रहते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते रहते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करते हैं। तो फुलफिलमेंट से कहानी शुरू होगी, है ना, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचेगी। क्लियर? He recognizes the role of social influences in the development of self concept। अब फिर उसमें जो है social influences की भी उन्होंने बात करी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कंडीशंस नेगेटिव होती हैं तो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाती है। जिनमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट हाई होता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते रहते हैं। ये सिचुएशन जो है वो एक एटमॉस्फेयर, मतलब एक एटमॉस्फेयर बनाती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को लेके, जिसके थ्रू पीपल्स का सेल्फ कंसेप्ट जो है उसे वो एनहांस करते हैं। तो जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है रॉगर्स की, डेवलप्ड बेसिकली अटेम्प्ट्स टू क्रिएट्स दिस कंडीशन, वो इसी कंडीशन को लेके रहती है। तो अरिहंत की फैमिली जो है वो डिसअप्रूव करेगी उसकी चॉइस को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक डॉक्टर बने ताकि उनका जो एक सेल्फ कंसेप्ट था वो अचीव हो जाए। लेकिन अरिहंत की फैमिली विल वांट हिम टू परस्यू द करियर ऑफ देयर इनहेरिटेड नेचर एंड विल बिकम स्टबॉर्न अबाउट इट इवन दो दे लव हिम। सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम चूजिंग द करियर ऑफ सिंगर विच इज नॉट इन देयर इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अरिहंत की फैमिली भले बोल रही है कि उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन उसको अपना करियर चूज करने से रोक रही है। और क्यों रोक रही है? क्योंकि उनके अंदर सिंगिंग की कोई भी चीज इनहेरिटेड नेचर, जो अभी हमने पढ़ा ना कि इनहेरिटेड जो हमारे अंदर होता है हम उसको ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज इनहेरिटेड ही नहीं है, तो वो उसको कैसे आगे बढ़ने देंगे। क्लियर? तो इसी को पूरा जो है आपको एग्जाम्पल देते 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 समअप करते हुए, पहले रॉगर्स की फिलोसफी, फिर उसके बाद में पूरे अरिहंत के साथ साथ में एग्जाम्पल, और इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ वाइज करना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर पैराग्राफ के फॉर्मेट में करना है, पॉइंट वाइज हम नहीं चलेंगे। पॉइंट वाइज हम तब देते हैं जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, कंसेप्ट पूछ लिया, टाइप्स पूछ लिया, तो फिर आप पॉइंट वाइज चलो। लेकिन जब थ्योरी की बात आ जाती है तो कोशिश करें कि उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें, जहां लग रहा है कि पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे रॉगर्स की जो थ्योरी थी उसमें क्या क्या चीजें उसने बोली पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, तो उसको आप पॉइंट्स में लिख दो, लेकिन बाकी फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वहां पर आपको पैराग्राफ लिखना है। एक चीज और याद रखना कि जब भी आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो हमेशा आप हाईलाइट्स करो, क्योंकि पैराग्राफ, अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा आपको क्लियर दिख रहा है। मान लो मैं यहाँ पर भी कुछ चीजें लिख देती हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों को लिख दिया। अब ये जो अभी पॉइंट वाइज था इसको मैंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ी है और मैंने यहाँ पे पूरा जो ये पेज है लिख लिख के भर दिया है। अभी तो आपको थोड़ा क्लियर है क्योंकि पहले से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो आपको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें हमको क्या एक चीज करनी कि हम हाईलाइट कर दें। कोई चीज हमने मान लो लिखी है इंपॉर्टेंट, तो हम उसको हाईलाइट कर दें, तो वो चीज हमारे पैराग्राफ में अलग ही दिख जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अपने पैराग्राफ में नोट डाउन किए हुए हैं। तो पैराग्राफ जब भी लिख रहे हैं हाईलाइट जरूर करिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह तो बाकी बनाना ही बनाना है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सो दैट इज अबाउट योर सेक्शन सी, और इसी के साथ में हम आ जाते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, दैट इज आवर सेक्शन एफ। सेक्शन एफ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 केसेस हैं यहाँ पे, देखो केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, इसको पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 भी बोल सकते हो। यहाँ पे 33 and 34 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम केस स्टडी 1 and from case study 2 they will ask question number 35 and 36. Clear? 30 words में आपको इनको आंसर करना है, 30 words for each question and 2 marks for each question.
ठीक है, तो इस तरह से हमको हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना है सेक्शन एफ में, और इसी के साथ में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं केसेस हमारे पास में क्या क्या है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ओके, सो सेक्शन एफ, केस स्टडी 1। ऑन द वन हैंड देयर आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव पर्सन्स, वी डिस्कस्ड ब्रीफली अर्लियर। एक तरफ तो गिफ्टेड और क्रिएटिव लोग होते हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया। On the other hand, there are children who face enormous difficulty in learning even very simple skills. वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बहुत सिंपल सी चीज़ें सीखने में भी, लाइक ABCD सीखने में भी उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। Those children who show intellectual deficiency are termed as intellectually disabled. जिनके अंदर हमको intellectual deficiency देखने को मिलती है उन्हें हम intellectually disabled बोलते हैं। As a group, there is a wide variation among the intellectually disabled. Individuals who are categorized as having intellectual disability show significant variation in their abilities, ranging from those who can be taught to work and function with special attention to those who cannot be trained and require institutional care throughout their lives. तो एज अ ग्रुप अगर हम बात करें तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड पीपल्स होते हैं उनके अंदर। हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स को कुछ कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो, उनको सिखाओ कि ये काम ऐसे करना है, तो वो उसको सीख जाते हैं, है ना। स्पेशल अटेंशन हमको उनके ऊपर देना पड़ेगा पर वो सीख जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग वगैरह के बाद भी कोई चीज़ नहीं सीख पाते, इवन सिंपल स्किल्स को भी नहीं सीख पाते हैं, तो उनको लाइफ टाइम स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ। पैराग्राफ यही चीज़ आपसे कह रहा है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट हमको क्या समझ में आया, देखो थोड़ा रिलेट करना मैं आपको सिखाऊं। इन शॉर्ट हमको ये समझ में आया कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर आपने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने IQ के बारे में पढ़ा हुआ है। IQ से ही हमने इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट पीपल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वही सेम चीज़ यहाँ इसके अंदर बोली जा रही है, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा रिलेट करना कि ये चीज़ पढ़ी कहाँ थी, तो फिर क्या होगा कि आप समझ पाओगे क्वेश्चंस को। अब इंटेलिजेंस की बात तो चैप्टर में और भी दूसरी जगह पर हुई होगी, क्रिएटिविटी की बात भी हुई होगी, है ना, लेकिन और स्पेशल केयर अटेंशन की भी बात हुई होगी, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ कहाँ से पूछी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करना है। क्योंकि अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है चैप्टर 1 का चैप्टर 2 में मिला दिया, चैप्टर 2 का चैप्टर 3 में मिला दिया, और सब जो है मिक्सअप हो जाता है, फिर आंसर भी हम गलत लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। जब भी क्वेश्चन देखो तो उसको ध्यान करने की कोशिश करो कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, इसके साथ में मैंने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई थी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। देखो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिंपल स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो उन बच्चों को इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट कहा जाता है, और इन्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी कहा जा सकता है। एज अ ग्रुप इनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो अमेरिकन एसोसिएशन है ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, दैट इज AAMD, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ऐसे बताती है दैट significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं वो सब एवरेज होते हैं। सब एवरेज मतलब कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी और सब एवरेज हैं, एक एवरेज से भी और ज़्यादा कम है, और इनको अडेप्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में अपने डेवलपमेंटल पीरियड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये हमने डेफिनेशन भी दे दी, थोड़ा सा उसका मीनिंग भी बता दिया, हमारे 30 वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ कैन इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बी कैटेगराइज्ड इन रिस्पेक्ट टू देयर इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं उनको आप कैसे कैटेगराइज करोगे IQ के अकॉर्डिंग। मतलब IQ के अकॉर्डिंग आपको इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट को कैटेगराइज करना है, तो कैसे करोगे? आपको याद होगा हमने चैप्टर के अंदर ये एक चीज़ पढ़ी हुई है कि एक माइल्ड डेफिशिएंसी होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सीवियर होएगी आपकी, और एक होएगी प्रोफाउंड, ठीक है। आपको इसी को थोड़ा से और बताना है। आपको ये बताना है कि देखो IQ क्या है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जिसके थ्रू इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। IQ का फॉर्मूला होता है, आपको ऐसे ही बताना है जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा IQ का मीनिंग बताना है, फिर आपको IQ का फॉर्मूला बताना है, फिर आपको ये बताना है कि IQ में जो 100 होता है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है।
इवन मतलब 100 जो है वो एवरेज होता है और जो 90 से 110 होता है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। बट अगर हमको आईक्यू में ये देखने को मिले कि किसी पर्सन का आईक्यू 55 से 70 है तो मतलब उसके अंदर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। अगर हमको दिखता है कि उसका आईक्यू 35 से लेके 55 के बीच में है तो मॉडरेट डेफिशिएंसी। उससे नीचे अगर जाता है सॉरी 25-35 जाता है तो सीवियर है, 25 से भी बिलो चला गया तो मतलब प्रोफाउंड है। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। मैंने इसका एक बार आपको एक टेबल बना के भी बताया था कि ऐसे टेबल भी बना सकते हो अपने आंसर में, तो वो चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बता के फिर ये 4 तरह की जो है इसको कैटेगरी में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना है। कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं आएगी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। लुक, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, much of human behavior reflects an attempt to deal with or escape from anxiety. फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें हम एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं। मतलब अगर हम कोई एंशियस बिहेवियर कर भी रहे हैं सॉरी, तो हम उस एक चीज़ को एस्केप करना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं, उसको फील नहीं करना चाहते या एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। Thus, how the ego deals with anxiety largely determines how people behave. तो हमारा ईगो एंजाइटी के साथ में किस तरह से डील करता है ये हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? हमारे बिहेवियर में। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पीपल अवॉइड एंजाइटी मेनली बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम लोग की एक आदत होती है कि हम जब भी कोई ऐसी चीज़ हमको लगती है कि एंजाइटी जिसकी वजह से हमको हो रही है, टेंशन, बहुत घबराहट, अजीब सा भी अगर हमको लग रहा है तो हम उस एक चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि इसके बारे में सोचो ही नहीं। इसे बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। दैट मीन्स ट्राई टू डिफेंड द ईगो अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ द इंस्टिंक्चुअल नीड्स। तो जो भी जिस भी चीज़ के लिए हमको एंजाइटी हो रही है हम उस एक चीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं अपने ईगो को डिफेंड करने के चक्कर में। Thus, defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. तो रियलिटी को झुटला के हम अपने ईगो को जिता देते हैं, इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। Although some defense against anxiety is normal or adaptive, like people who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted, develop various forms of maladjustment. कभी कभी ये डिफेंस जो है वो नॉर्मल भी होता है, अडेप्टिव भी होता है। तो जो लोग भी इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमको उनके बिहेवियर में माल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपके सिगमंड फ्रॉइड वाला पूरा पर्सनालिटी का कंसेप्ट था उसी से इसको लिया, एंग्जाइटी, ईगो, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एनी 3 डिफेंस मैकेनिज्म। कोई 3 डिफेंस मैकेनिज्म आपको यहाँ पर बताने हैं। देखो फ्रॉइड ने मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बताए, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो है रिप्रेशन, प्रोजेक्शन और डिनाइल। ठीक है, रिप्रेशन में क्या होता है? एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर या थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। कोई भी ऐसा थॉट अगर हमको आ रहा है एंग्जाइटी से रिलेटेड तो हमारा अनकॉन्शियस उसको पूरी तरह से डिसमिस कर देगा। प्रोजेक्शन, people attribute their own traits to other. Thus a person who has strong aggressive tendencies may see other people as acting in an excessively aggressive way towards him or her. प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा ट्रेट्स हम फॉलो कर रहे होते हैं हम सामने वाले को भी वैसे ही देखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत अग्रेसिव है ना, तो वो दूसरे लोगों को भी ऐसे ही देखेगा कि वो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ में बोल रहे हैं। डिनाइल, पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। जैसे किसी को एड्स, HIV हो जाए तो वो उसको पूरी तरह से डिनाई कर देगा कि नहीं, उसको है ही नहीं। तो दिस इज द डिनाइल, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर दी 3 डिफेंस मैकेनिज्म। बता सकते हैं? ओके, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर नंबर 10। देखो, विच 2 इंस्टिंक्चुअल फोर्सेज एनर्जाइजेज द इड। वो कौन सी 2 फोर्सेज हैं जो इड को एनर्जाइज करती हैं? देखो, एक तो हमको पता है लिबिडो है ना, इसके अलावा Freud also assumed that id is energized by 2 instinctual forces, that is life instinct and death instinct. ये 2 इंस्टिंक्ट हैं जिसकी वजह से हमारा id एनर्जाइज होता है। He paid less attention to the death instinct and focused more on the life or sexual instinct. तो वो डेथ वाले पर तो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ इंस्टिंक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स है, ठीक है, वो हमारे इड को एनर्जाइज करती है, जिसे लिबिडो कहा जाता है।
ये वर्क करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे। तो जैसे ही हमको प्लेजर मिलता है तो उसके थ्रू जो है हमारे अंदर इड जो है वो एनर्जाइज होता है और ऐसे धीरे धीरे करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा ये सब होता है। तो थोड़ा सा और उसको आपको ब्रीफ करना है। क्लियर? ये भी कर पाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द होल थिंग अबाउट योर पेपर नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 36। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है ना। तो इस तरह से हमको हमारे क्वेश्चंस को डील करना है और उनको आंसर करना है। आंसर करने का तरीका मैंने आपको बताया, कहाँ पर हाईलाइट करना है, कहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बनानी है, कहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, कहाँ पर आपको टेबल बनानी है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब आपको प्रैक्टिस करना है, बस पेपर्स की प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ में जो है अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स हमको दिलाती हैं। पढ़ के तो सब जाते हैं, सब वही चीज़ लिखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स उसी को लिखते हैं जिसका राइटिंग का पैटर्न बहुत अच्छा होता है और जो अच्छे से अपने आंसर्स को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस तरह से आपको भी अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, इवन कोई डाउट भी आ रहा है, किसी कंसेप्ट से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेझिझक पूछो, क्वेश्चंस पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी डाउट आ रहा है, कोई समस्या है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह लेकर मैं आती रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आई होप सो पेपर नंबर 10 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और जैसा कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ, फॉर्मेट क्लियर रखो, फॉर्मेट क्लियर रखो। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उसको आप सच में क्लियर रखो। वही चीज़ है जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। फॉर्मेट पता है ना, तो टाइम को आप मैनेज कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप सो इतने में कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो कहाँ पूछना है? कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पर जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, कैसे हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो और कैसे हमारी बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। इसी के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। इसे आप जैसे गूगल पे एंटर करोगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आपको यहाँ पर हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बेस्ट टीचर्स के साथ में। आपको बस जो भी कोर्स पढ़ना है, जो भी क्लास पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है और जो भी टॉपिक पढ़ना है, उस पर क्लिक करते चलना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो क्लास, चैप्टर सब पे वॉच नाउ का बटन रहेगा, आपको उसको क्लिक करना है। आप इजीली एक्सेस कर पाओगे और बहुत इजीली वीडियोस ओपन हो जाएंगे। कोई ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, सब कुछ एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में है। सो बहुत इजीली आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। हम आपसे यहाँ पर कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे और ना ही आपसे कहेंगे कि कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले सकें। इसी के साथ साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह पर एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो नोट्स वाले सेक्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स के अपने बुक्स एंड ई बुक्स हम लेकर आ रहे हैं, है ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स हैं जो कि कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लाइक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बुक्स, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो जो भी आपको चाहिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। अगेन दैट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।